हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपने अब तक जो है वो YouTube से ही कम से कम पर तैयारी शुरू ज़रूर करी होगी। आज की जो छोटी सी चर्चा है, ये चर्चा बेसिकली 2026 में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2026 मतलब कि अगले वर्ष जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे संबंधित होने वाली है। आज की इस चर्चा में मैं मेजरली इस बात पर फोकस करूंगा यार कि आप सभी लोग ये प्रश्न ज़रूर पूछते हो भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट जैसे यहाँ पीछे आप देख रहे हो संपूर्ण बैचेस हैं, इन बैचेस का हिस्सा हो या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो, यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहा हो, या कोई भी स्टूडेंट हो यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहा है, तो उसके दिमाग में अक्सर ये प्रश्न आता है कि भाई मुझे आंसर राइटिंग, ठीक है, मतलब कि उत्तर लेखन कब से शुरू कर देना चाहिए। ठीक, तो आज की चर्चा में मैं पहले तो इस बारे में बात करूंगा कि भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मतलब मैं निजी तौर पर क्या मानता हूं कि कब से तैयारी करनी चाहिए आंसर राइटिंग की। क्योंकि सामान्य रूप से तो एक बात ये कह दी जाती है कि भाई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो डे 1 से करी जाती है। और चलिए मैं आपको एक बात अच्छे से बताता भी हूं कि हमारा जो संपूर्ण बैच है, मान लीजिए आप इसका हिस्सा बनते हैं, तो फ्रॉम डे 1 मतलब पहले दिन से ही आपको जो है वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं मेंस के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं एग्जामिनेशन इस बात का भी करने वाला हूं कि क्या फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग सही है, आज से ही उत्तर लेखन शुरू करना चाहिए, या फिर उत्तर लेखन का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो या सही समय क्या है। तो इसको शायद मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूं कि मैं आने वाले लगभग कुछ मिनट्स में, कुछ देर में मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आंसर राइटिंग करनी ही क्यों है भाई। ठीक है, ये हम कहें जो आंसर राइटिंग है भाई मैं करूं ही क्यों, मैं किस लिए इसकी प्रैक्टिस करूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको आई थिंक एग्जाम का नेचर पता होगा कि आपको एक प्री क्वालिफाई करना है जो केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके अंक वगैरह जुड़कर आप IAS ऑफिसर नहीं बनोगे। ठीक है, सो ये केवल और केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का है या नेचर का है। मतलब इसमें आप 100 में से 100 भी ले आए तो भी कुछ नहीं होगा, और आप इसमें बहुत कम अंक लाकर भी क्वालिफाई करें तो भी इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक, आपका एक्चुअल जो आपको पोस्ट मिलनी है, मतलब एंड ऑफ द डे आप तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, आप एंड ऑफ द डे जो है वो IAS या IPS या IFS एंड सो ऑन सो फॉर, इन सब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, कुछ पीक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। अब ये आपको तब मिलेगी जब आपको आएगा आपका रैंक। ठीक है, ठीक है, तो आपको चाहिए है रैंक, तब आपको आपकी प्रिफर्ड जो पोस्ट है वो मिलेगी। अब रैंक लाने के लिए बच्चों जरूरी है कि आपको मेंस में अच्छे अंक मिले। ठीक है, आपके मेंस के अंक खासा मैटर करते हैं। खासा क्या, यही मैटर करता है भाई, आपको पर्याप्त अंक मिले हों। और ये हमेशा याद रखो कि मेंस में आपको कितने अंक मिलेंगे ये डिपेंड इस बात पर नहीं करता बहुत ज्यादा कि आपको कितना नॉलेज है। मैं यहां लिख देता हूं, एक नॉलेज का क्राइटेरिया होता है। देखो, प्री इज टेस्ट ऑफ नॉलेज। प्री जो है वो नॉलेज का टेस्ट है। प्री आपके नॉलेज का टेस्ट है। ठीक, पर याद रखना कि मेंस आपका नॉलेज का नहीं, नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन का है। मतलब आप कैसे उसे लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, आपकी लेखन कला क्या है, यह डिपेंड करता है। देखो, नॉलेज होना एक अलग बात होती है, और एक शांत चित्त के व्यक्ति की तरह, एक काम पर्सन की तरह एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से उसे लिखना एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो उत्तर लेखन तो जरूरी है भाई। अंततः मुझे एक बात का उत्तर पता है, पर भाई उत्तर मैं लिख भी तो पाऊं, और लिख ऐसा पाऊं जो कि मेरे पूरे नॉलेज को रिप्रेजेंट करे। तो उत्तर लेखन तो जरूरी है। और सच बताएं तो मेंस में मैं एक बात बताता हूं आपको कि अगर कोई बच्चा मेंस में अपीयर हो रहा है तो ये तय बात है कि उसके पास नॉलेज है, मतलब तभी उसने प्री क्लियर करा है। दैट गाय ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव नॉलेज। उसके पास नॉलेज तो है, ज्ञान तो है। अब प्रश्न ये आता है कि ये ज्ञान आगे कैसे यूटिलाइज होगा। तो यूटिलाइज होगा आपके आंसर लिखने से। ठीक, आप कितना अच्छे से उसे लिख पाते हो।
अब यहां आता है प्रश्न कि भाई अगर ये इतना जरूरी है तो चलिए हम शुरू करते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। देखो, इसी को ध्यान में रखते हुए तो अभी जिस बैच के बारे में मैंने आपको बताया कि संपूर्ण बैच जो है वो आपको ऑफर भी करता है कि आप जिस दिन भी, मान लीजिए आज आप जो है वो ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ज्वाइन करने की बात निकली है तो मैं एक बार आपको बता दूं कि जिस बैच की मैं बात कर रहा हूं विच इज संपूर्ण बैच, इस बैच में ये एक स्पेशल बैच है, मतलब दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी बैच, ये एक एडवांस फॉर्म है P2I का। ठीक है, P2I मतलब कि अपने आप में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी वाला बैच। एक ऐसा बैच जो आपको प्री से इंटरव्यू तक असिस्टेंस देगा, मतलब आपको प्री के टेस्ट सीरीज के लिए अलग जाना नहीं पड़ेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए अलग जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें और क्या है, तो देखो इसमें ना एक बात तो स्पष्ट है कि इस बैच में इंक्लूडेड है 1-to-1 मेंटरशिप। ठीक है, मेंटोर का रोल सबसे ज्यादा वाइटल होता है। क्यों, मैं एक बात बता देता हूं आपको। आप हमेशा फोकस करते हो इस बारे में कि सर हमें जो है वो सारी चीजें पढ़ा दी जाएं, लेकिन बच्चों पढ़ने के बाद आप आज, एक मैं यहां शब्द लिखता हूं, मेंटोरशिप। ठीक, आप आज मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ठीक, आप मुझे देख रहे हो, मतलब आपने YouTube वगैरह में थोड़े बहुत मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। आप मुझसे एक लेक्चर ले लीजिए, आप मुझसे उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, पढ़कर समझ लीजिए, उत्तर भी लिख लिया आपने, MCQ भी सॉल्व कर लिए, लेकिन वो आज आपने करा, एग्जाम 1 साल बाद होगा। अब तब की कंडीशन में क्या करना है भाई, एक स्ट्रेटेजी होती है। भाई मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज है, आप ये मानकर चलो कि इस एग्जाम में जो है वो पंचवर्षीय योजना से लोग लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते रहते हैं और उनसे आपका कंपटीशन होगा। अब इस क्राउड से आप कैसे कंपीट करोगे, ये मेंटरशिप बताती है। वो आपको बताएंगे कि देखो यार, आपको ये इस टॉपिक का बहुत अच्छा नॉलेज है, पर आपको ज्यादा अंक ये कार्य, एक्स नामक कार्य करने पर मिलेंगे। आपने पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया, पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, सब बन रहा है, लेकिन अपने आप को शार्पिन करो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, DPSP और इससे संबंधित करंट अफेयर पे, क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 तो इसी से आते हैं। ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, सब बन रहा है, लेकिन यार ध्यान रखो कि तापमान, दाब, लवणता, इससे संबंधित ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो सबसे नहीं बनते हैं। आपसे बन जाएंगे क्योंकि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो इस पर थोड़ा सा और वर्क करो। अब ऐसी चीजें जो है वो आपको आपके मेंटोर्स बताते हैं, जिसे कहते हैं ना कि जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो बिहाइंड द स्क्रीन होता है, वो आपको जो है वो एक पूरी टीम देती है और एक 1-to-1 मेंटरशिप के फॉर्म में देती है, इंक्लूडेड है इसमें संपूर्ण बैच में। ओके, एक चीज। दूसरी चीज है कि आपने ये सुना होगा मेंटरशिप में या जनरली चर्चा वगैरह में कि भाई दिल्ली आना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में पढ़ाई का माहौल है। आपके घर में उस माहौल को ये बना देंगे। फाइन, सेशंस होते हैं और इतने सेशंस होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरी जगह पर हो। क्लास होगी, क्लास के बाद जो माहौल आपके आसपास के लोग, शायद आपको लाइब्रेरी में या फिर आप दिल्ली आते तो उसका जो माहौल आपको मिलता वो आपके घर में वो माहौल जो है वो क्रिएट हो जाएगा जब आप मेंटरशिप का हिस्सा होंगे। इसमें इंक्लूडेड है। थर्ड थिंग, एक और बात याद रखना कि ये जो बैचेस हैं इनमें आपको मोटिवेशन रहे पढ़ाई का, तो इसके लिए तो पहली बात यह है कि 100% फी रिटर्न है इसमें। मतलब मैं यहां बता देता हूं आपको कि इसमें 100% फी रिटर्न है। आपको जितना भी आपने फी पे करा है वो 100% रिटर्न करे जाएगा जब आपका प्री क्वालिफाई होगा, या मैं कहूं प्री क्लियर होगा। तो प्री क्लियर होने पर आपकी 100% फी रिटर्न है और हर हफ्ते हर महीने एक जो है वो टेस्ट होगा, हर मंथ आपका एक टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में अगर आप जो है वो अच्छे अंक लाते हैं, रैंक फर्स्ट आते हैं, आपके बैच में आप रैंक फर्स्ट आते हो, तो आपको 11,000 का कैश प्राइज भी मिलेगा। तो आप अगर ठीक से पढ़ाई करते हो तो विद इन फ्यू मंथ आप जो है अपने पूरी 100% फी वापस ले चुके होगे और प्री क्लियर करने पर आपने जो एक्चुअल फी दी होगी वो भी वापस हो जाएगी। इतना ही नहीं है, प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर महीने जो है रैंक फर्स्ट लानी है तब जाके स्टडी IQ आपको जो है वो दिल्ली बुलाएगा। प्री के प्रायर आपको रैंक फर्स्ट नहीं लाना है, आपको पूरे लेक्चर्स देखना है, आपको ठीक से क्लास अटेंड करनी है, सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह जो है बर्ताव करना है। तो आप जो है वो प्री के रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी हिस्सा होंगे। प्री क्लियर होगा तो मेंस के भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपको सिंगल पेनी भी पे नहीं करना है, 1 रुपए भी पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको स्टडी IQ अपने खर्चे पर बुलाने वाला है। बस आपको स्टडी IQ के ऑफिस तक आ जाना है। आपका फूड, आपका स्टे, मतलब आपका रहना, आपका खाना, आपकी लॉन्ड्री से लेकर लाइब्रेरी तक सब कुछ स्टडी IQ देगा।
और ये सब कुछ आपको एक स्थान पर संपूर्ण बैच पे मिल जाएगा। तीनों वेरिएंट आपके पास अवेलेबल हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। फाइन, जो तीनों वेरिएंट हैं आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंगली कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। कुछ सुविधाएं जो मैंने अभी बताई हैं ये मेनली प्लेटिनम की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये जो है बैच है, इस बैच में भी आपको फर्स्ट डे से जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि हमें आंसर राइटिंग एक्चुअल में कब शुरू करनी चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या है, यहां ना दो बातें हैं। पहला वो बात जो ये कहती है कि आंसर राइटिंग हमें डे फर्स्ट से शुरू करनी चाहिए। भाई जरूरी है डे फर्स्ट से शुरू करो, और हम आपको डे फर्स्ट से जो है वो आंसर राइटिंग करने का मौका भी देते हैं। डेली आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका आंसर आप लिखते हो, लेकिन इसका ध्यान रखो कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको आंसर राइटिंग करते समय एक गुड आंसर, एक डिसेंट आंसर या एक अच्छा आंसर, अच्छा उत्तर क्या होता है, एक डिसेंट उत्तर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके लिए जरा एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा। इसके लिए आपको एक दो बातें, इसे हम बीच में लिखते हैं, इसके आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए। हमेशा याद रखो कि आपको आंसर में एक शब्द होता है विच इज कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इंटरलिंकिंग बननी चाहिए। मतलब आप एक विषय के प्रश्न को कई विषयों से कैसे जोड़ सकते हो। मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे उसकी ज्योग्राफी से कनेक्ट कर पा रहे हो, कैसे आप उसको जो है उसकी पॉलिटी से कनेक्ट कर पा रहे हो, कैसे आप उसको जो है वो अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर पा रहे हो, ये जरूरी होता है, इस कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग। आज के समय मैं कैसे आपको इस बात को समझाऊं कि आज के समय यूपीएससी की यही रिक्वायरमेंट है। तो इंटरलिंकिंग के लिए याद रखना, एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए याद रखना कि आपको कुछ एक से ज्यादा विषयों का ज्ञान होना चाहिए, एक से ज्यादा टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब ये इंटरलिंकिंग आएगी तब जब आप सिलेबस पढ़ते हुए एक दो विषय पूरे पढ़ जाएं। पर जब आप एक दो विषय पढ़ लोगे तब आंसर लिखना शुरू करोगे तो दिक्कत यह है कि तब तक आपके आंसर लिखने का एंथू कम हो चुका होगा और वो स्पिरिट ज्यादा जाग चुकी होगी कि मैं नॉलेज ग्रैब करता रहता हूं। तो इससे होगा बच्चे ये कि आप केवल प्री का पढ़ रहे होगे। इसीलिए एक बात जो कंक्लूडिव मैनर में मैं कहना चाहता हूं वो ये कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू नहीं करी जाती, लेकिन फर्स्ट डे से आंसर लिखना शुरू करा जाता है। अब आप कहोगे सर आप ये तो एक ही बात कह रहे हैं, फाइन, बस शब्दों का संयोजन बदल दिया है और बात तो वही कह रहे हैं। नहीं, ये दो अलग बातें हैं। पहली चीज, जब मैं कह रहा हूं कि आंसर लिखना है तो इसका मतलब है जो पढ़ा है उसे लिखिए क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में। आंसर का एक तरीका हो कि उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हो, एक कंक्लूजन हो, मेन बॉडी हो, उसमें मैप, फ्लो चार्ट और डायग्राम हो। ये उत्तर है। लेकिन आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे इसमें अंक कितने मिल रहे हैं, पहले ही आंसर में मुझे जो है वो 10 में से 8 अंक मिल जाएं। ये नहीं सोचना है आपको, ये टेम्परामेंट रॉन्ग होगा। आपको आंसर लिखना शुरू करना है, आप आंसर लिखिए बट नॉट इन एक्सपेक्टेशन, नॉट विद एक्सपेक्टेशन कि आपका उत्तर बहुत अच्छा हो। आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैं लिखूं। शुरुआत के कम से कम 2 या 2.5 माह आप केवल जो पढ़ रहे हैं उसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखिए। 2-2.5 महीने के बाद जब आपके कुछ विषय कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे संपूर्ण बैचेस का अगर आप हिस्सा है तो आपके 1-2 विषय कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद आप उत्तर में यह देखिए कि आपको अंक कितने मिल रहे हैं। उसके पहले आपका उद्देश्य सिर्फ यह होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसे मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखूं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू जरूर करिए, आप जल्दी शुरू करिए, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से मेमोराइज होंगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये मत रखिए कि मैं अच्छा उत्तर लिखूं, क्योंकि अच्छे उत्तर की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है बच्चों इज इंटरलिंकिंग, चीजों को आपस में कनेक्ट करना। सो डू नॉट मेक अ मिस्टेक कि मैं पहले ही दिन से बहुत अच्छा आंसर लिखने लगूं। लिखिए, डिसेंट लिखिए, मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम के साथ लिखिए, इंट्रोडक्शन उसका हो, उसका एक कंक्लूजन हो। इसके बाद धीरे धीरे कर कर आपकी मेन बॉडी जो है सुधरेगी, आपके आंसर का मुख्य भाग जो है वो सुधरेगा। शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल सही आंसर राइटिंग जो एक अच्छे उत्तर के लिए होती है वो 2-2.5 महीने बाद ही आपसे अच्छे से बनेगी। नीजरक बात है, कुछ लोगों को जरूर समझ में आएगी जो इस बात को फील कर रहे होंगे। देखो एक बात है ना कि मैं बाई चांस आपको कोई बात समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए एक्स नामक एक रोग होने पर ये सिम्टम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे उसका समाधान होना है और ये जो है ये सब होगा।
अब ना कोई व्यक्ति अगर उस रोग से जूझ ही नहीं रहा है तो कैसे संभव है कि उसे ये वो जो चीजें हैं वो फ्रूटफुल लगें। तो जो बात मैं कह रहा हूं ये उसी विद्यार्थी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होंगी जो इस बारे में सोच रहा होगा, जो इस बारे में इमेजिन कर रहा होगा कि यार मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, एक्चुअली मुझे मेंस देना है और मेंस आंसर राइटिंग पर बेस्ड है, तो मुझे कब से करनी है आंसर राइटिंग। तो उसके लिए वीडियो जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो इंफॉर्मेशन शायद कन्वे कर पाया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं। और एक बात, अगर आप चाह रहे हो कि इस बैच के साथ तैयारी करो, संपूर्ण बैच के साथ, तो वेलकम, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आपको ये बैच वन स्टेप सोल्यूशन है। देखो मैं एकदम स्पष्ट बात बताता हूँ कि सीधा सीधा एक जो है वो एक ऐसा स्थान जहाँ एक बार शुरू करो पढ़ना, फिर कोई और चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ ये करना है कि क्लास आए, लेक्चर अटेंड करें, नोट्स बनाएं, उससे याद करें और चलते जाए। एक सीधी पटरी है, रास्ता तय है, सीधा दौड़ना उस पर स्टार्ट करिए। ओके, सो दिस बैच इज एक्चुअली वेटिंग फॉर यू। ओके, और साथ में ये देखिए, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, तो भूगोल, अगर आप मुझे जानते हो तो इसका मतलब है कि आपको भूगोल में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे लेक्चर्स अक्सर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे पीपीटी वगैरह से नहीं होते हैं, तो मैं लिख लिख कर एकदम ओल्ड स्कूल मेथड में आपको अगर पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद भी आप उससे पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप तैयारी कर सकते हो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जब भी आओ यार ये ध्यान रखना कि आप लोग बैच में आकर पूरी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि सर मैं आपसे ही पढ़ने आया था, लेकिन जब आ रहे हैं आप तो मुझसे पढ़ने आ रहे हैं अगर आप, तो फिर भाई आप एक काम करिए, आप ये जो है वो कोड लिखा हुआ है, दैट इज AK लाइव कोड। ठीक, इस कोड का यूज करिएगा। जब भी आप इस कोड का यूज करोगे, एक स्पष्ट बात यह है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो भी कॉस्ट आप पे करने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है, एक बैच का आप हिस्सा बनेंगे तो आपको एक कॉस्ट पे करनी होगी, वो जो कॉस्ट होगी वो सबसे मिनिमम होगी बाय यूजिंग दिस कोड। उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में भी देखने वाला हूं और आपकी समस्या का समाधान भी कर पाया हूं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।